देश के स्वास्थ्य के तमाम मुद्दे रहे, उनमें जिस तरह की नीतियां बनी भारत सरकार की, उन नीतियों में क्या कुछ खास रहा, उन नीतियों को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, उनको हमने कैसे समझा, उसके अनुसार हम कैसे आगे बढ़े। तमाम मेहमान मेरे साथ इस पूरे पैनल में जुड़ेंगे। एक बार मैं उनका नाम यहाँ पर अनाउंस कर देता हूँ। प्लीज़ आप सब मंच की तरफ आइए। साहिल खन्ना जी हमारे साथ होंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष राठी हमारे साथ होंगे और डॉक्टर CP सिंह हमारे साथ होंगे और नाजिया खान हमारे साथ होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। जिस तरह से कोरोना काल रहा, प्राइम न्यूज़ लगातार कोरोना के तमाम मुद्दों को उठाता हुआ आया है। कोरोना के तमाम ऐसे विषय रहे हैं जो पर्दे के पीछे चलते रहे, जनता तक हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें गई कि जैसे पुलिस की क्या भूमिका रही, जिस पर अभी हमारे पहले सेशन में चर्चा हुई, डॉक्टर्स की क्या भूमिका रही। लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे, एक जैसे न्यूरोसर्जन की क्या भूमिका रही कोरोना काल में। तो हमारे साथ यहाँ पर मंजेश राठी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरो सर्जरी की इसमें क्या भूमिका रही है। जैसे कि हमने पेंडेमिक देखी है, शायद हमारी जनरेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने घरों में रहे हैं 5-6 महीने के लिए, जैसा कि शायद दोबारा कभी ऐसा ना हो और ना कभी ऐसा हुआ है। मतलब एक नई चीज़ थी सबके लिए। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं पीडियाट्रिक एंड एडल्ट पेशेंट्स देखता हूँ न्यूरोलॉजी के। तो खासकर अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने डिस्कस किया कि स्ट्रोक, जैसे आप पैरालिसिस बोला। तो कुछ पेशेंट्स में जैसे कोरोना जो पॉजिटिव हुए, या कुछ पेशेंट्स स्ट्रोक के हुए, जब उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव उनका डायग्नोज किया तो दे केम आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। तो स्ट्रोक काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया। वी हैव सीन लाइक कुछ पेशेंट्स हमने देखे अपने ICUs में, जो पेशेंट उस दौरान एडमिट हुए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव था। देन बच्चों में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हुई थी न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी के हिसाब से। बच्चों में फोबिया बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों में, कि अगर जिस फैमिली में 3 लोगों को कोरोना हो गया तो सब लोगों के मन में डर एक हो गया था, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। अच्छा, एक सोशल स्टिग्मा जैसा बन गया था। मतलब ना, अगर कोरोना आ रहा है तो सब लोग सोच रहे हैं कि एक एम्बुलेंस आएगी और ले जाएगी। तो एक बहुत ज़्यादा फोबिया टाइप का लोगों में हो गया था। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट न्यूरोलॉजिकली। अच्छा, और भी जो और प्रॉब्लम, जैसे पैर ना चलना, जिसको हम गुलन बेली सिंड्रोम कहते हैं, वो भी काफ़ी सारे पेशेंट्स मिले हैं। न्यूरोपैथीज़ के काफ़ी पेशेंट्स मिले हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स मिले हैं इसमें। तो इस दौरान में काफ़ी इस तरह के हुए हैं। लेकिन मेनली जो एंग्जाइटी है, जो बिहेवियरल इशू हैं, जो फोबियाज़ हैं बच्चों में, वो बड़े कॉमन रहे हैं। मैं श्याम सिंह यादव हूँ, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा से, जौनपुर से। सिराजे हिंद बोला जाता था जौनपुर, वहाँ से की नुमाइंदगी करता हूँ। और ये चांस की बात है कि आज ही मुझे जौनपुर से अभी लौट के घर आया हूँ किसी कल मीटिंग के लिए, और आपका ये न्योता था। और मैं खुश नसीब हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग में मुझे आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिला। मैं कोरोना पॉजिटिव था क्या? मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा गनर, मेरा PA और मेरे गार्ड सभी, लेकिन सभी का कोरोना एक पासिंग फेज की तरह निकल गया, लेकिन मैं फंस गया था। ठीक 2.25 महीने में एम्स में भर्ती रहा, 2 months and 1 week. Apart from corona, I developed a bacterial infection in my chest. तो दोनों मिलके बहुत गंभीर हो गए थे, और 2 दिन की ऐसी स्थिति थी कि मैं इधर जाऊंगा कि उधर जाऊंगा। और इतना था कि वहाँ तो कोई किसी से मिल नहीं सकता था, लेकिन मेरी वाइफ बहुत, मुझे पता नहीं था, उनको मेरी हाल मालूम हुई कि ICU में हूँ, तो बहुत जिद करके एक दिन 4 घंटे नीचे बैठ गई। डॉक्टरों को कुछ पिघल गए, कुछ दर्द हुआ, तो उनको PP किट में पूरा सील करके मेरे पास भेजा। तो मैं तो ICU में था, मैं पहचान भी नहीं पाया कि मेरी वाइफ थी। लेकिन एनीवे, जब मैं पहचाना उनको, उन्होंने बोला कि मैं हूँ, तो हम लोगों ने कुछ बातें की, और आखिरी बातें की। यह स्थिति थी कि शायद मैं जिंदा बच के इस दुनिया में नहीं आऊँगा, कि अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर गुलेरिया के अंडर में नहीं होता तो शायद मैं यहाँ मौजूद नहीं होता आज की तारीख में। आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं देश भर के उन तमाम डॉक्टरों, नर्सों और जो इससे जुड़े हुए हैं हेल्थ वर्कर, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं जब फील्ड में कई बार प्राइम न्यूज़ की तरफ से गया,
मैंने लोगों से बात की तो मैं हैरान रह गया कुछ लोगों की राय देखकर। वो कहने लग गए कि ये नजला जुकाम है। एक व्यक्ति तो इतना तक पहुंचे कि कोरोना है नहीं, ये जानबूझकर अफवाह फैलाई गई है। मैं उनकी मानसिक प्रवृत्ति को तो मैं यहाँ पर साधुवाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे वीर पुरुष अगर धरती में हैं तो वाकई तारीफ के काबिल ही हैं। लेकिन आपने जिस तरह का अनुभव बयां किया, ये निश्चित रूप से ये संकेत तो देता है कि कोरोना ऐसी महामारी है जिससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम तरह की गाइडलाइंस भारत सरकार लगातार चेंज करती है, ये गृह मंत्रालय ने समय समय पर उन गाइडलाइंस को भी अपडेट किया है, लेकिन लापरवाही का जो सितम है वो सच में किसी महामारी से कम मुझे दिखाई नहीं देता है। कोरोना तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों का व्यवहार है वो कोरोना से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। देखिए भाई, कोरोना है, साइंटिफिकली टेस्ट होता है कोरोना का, नेगेटिव पॉजिटिव आता है। जब आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो पॉजिटिव आता है, नहीं होते हैं तो नेगेटिव होता है। सब कुछ साफ साफ साइंस में दिखता है। मैं केवल अपने क्षेत्र के वासियों को क्या, पूरे देश को के लोगों को जो भी सुन रहे होंगे, ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये न समझें कि कोरोना कुछ नहीं। अभी मैं क्षेत्र में गया था, वहाँ पर मेरे क्षेत्र में कोरोना बहुत कम लोगों को है। जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में और स्टेट में है, वैसा जौनपुर जिले में बहुत कम है। तो लोग समझते हैं कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है कोरोना। लोग बिना मास्क लगाए, बिना एहतियात के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सब। अब ये तो चांस की बात है कि नहीं फैल रहा है, लेकिन फैल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। तो सबको अपने को सुरक्षित रखना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, उस पर फिर से सोचें, ऐसी बात नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो हम किस चीज़ में बीमार हुए थे? बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर सीपी सिंह हमारे साथ हैं, फिजिशियन हैं। आपसे समझने की सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि अब आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं। गाइडलाइंस जब आई तब आपको पता है कि आपके लिए भी सबसे ज़्यादा सख्त गाइडलाइंस थी कि जो डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है वो अपने घर से दूरी बनाकर रखेंगे, पीपी किट को लगातार इस्तेमाल करेंगे, पीपी किट को उतारना नहीं है। मुझे याद है कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें प्राइम न्यूज़ ने भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाई कि डॉक्टर्स बेहोश हो जाते थे, ऑक्सीजन की सप्लाई उनके लंग्स तक ठीक से नहीं हो पाती थी। उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में क्या हर्डल्स आए, आपने किन तरह से चुनौतियों को पार किया और आपका अनुभव कैसा रहा? सभी को मेरा नमस्कार। चुनौतियां हम देखें तो अब भी बरकरार हैं। कई लोग टेस्ट कराना ही नहीं चाहते अगर वो बीमार हैं, उसको बुखार भी है, खांसी भी है, सांस में भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन भी उसकी कम हो रही है। हम कहते हैं भाई टेस्ट कराइए, शायद आपको कोरोना हो। हम ये भी नहीं कहते तुम्हें कोरोना, शायद आपको कोरोना हो। तो नहीं साहब, हमें या तो कोरोना है ही नहीं या फिर आप भ्रम फैला रहे हैं। खास तौर से एक वर्ग विशेष के लोग, उनके मन में ये भी भ्रांति है कि अगर एक हमारे सदस्य का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमारा पूरा परिवार मुश्किल में आ जाएगा। हमारे परिवार में शादी है, कोई फंक्शन है, वो मुश्किल में पड़ जाएगा, हमें क्वारंटाइन कर देंगे, हमें अलग डाल देंगे। कई लोगों को तो यहाँ तक भ्रांति है कि वर्ग विशेष के लोगों को मारने के लिए ये जो है तरह तरह की बातें करी जा रही हैं, अलग ले जाकर उनको मार देंगे। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमें साफ दिख रहा है कहाँ इसको है 90% पॉजिटिव आएगा। दूसरा चैलेंज है कि हम लोग भी खूब कह रहे हैं, आप लोग भी खूब कह रहे हैं, सरकार भी खूब कह रही है, खूब प्रचार भी कर रही है कि भाई मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, कम से कम घर से निकलिए, ज़रूरी काम से निकलिए, ज़रूरी काम से जा भी रहे तो कम से कम समय लगाइए। क्योंकि कोरोना में जो सबसे अहम बात है वो है पीरियड ऑफ कांटेक्ट कितना है आपका, ये बहुत मायने रखता है। मतलब आप गए हुए हैं, वही काम आप 5 मिनट में करके आ जाते हैं, संभावना कम है आपके इन्फेक्ट होने की। और अगर वहीं आधा घंटा आप लगाते हैं, संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल। दूसरा, शादी पार्टीज में लोग जाते हैं, वहाँ आप देखेंगे 90% लोग मास्क लगाते ही नहीं हैं। जो लगाते हैं वो खाना खाने के लिए उन्हें हटाना ही पड़ेगा।
खाना खाते समय गपशप भी खूब करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। लोग खुद अपने आप को इतना जागरूक मान चुके हैं, अपने आप को इतना डेवलप्ड मान चुके हैं, उनको लगता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर हमें टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही है, और अगर ये दोनों हैं अपनी जगह पर, तो हमें कोरोना नहीं है, हम खुद इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न मेरे पास है कि लोगों को कुछ कॉमन दवाओं का नाम मालूम है, उनको पैरासीटामोल मालूम है, उनको ये मालूम है कि ऑफ्लोक्सिन क्या होता है, उनको ये मालूम है एज़िथ्रोमाइसिन 500 mg का क्या रोल है। इन कुछ चुनिंदा दवाओं का नाम याद करके जिस तरह से लोगों ने कोरोना में अपने आप को ट्रीट किया, उसके बाद जब लंग्स में उनके इन्फेक्शन फैला, सांस आनी रुकी, तब उनको डॉक्टर याद आए। इस तरह के रवैये से लोगों को कितना बचना चाहिए कि आपको अगर एक दो एंटीबायोटिक्स का अगर नाम आपको याद हो गया है रैपर में देख के, क्या खुद डॉक्टर बनना सेफ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको डॉक्टर खुद कतई नहीं बनना चाहिए। भले ही वो आपको सिंपल एक फीवर हो, उसमें भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। रही बात कोरोना की, कोरोना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। एक डॉक्टर ही ये जज कर सकता है कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। बिल्कुल। आपको एजिथ्रोमाइसिन देनी है, या उसको ऊपर की एंटीबायोटिक देनी है, या एंटीवायरस देनी है जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर या फेविफ्लू जो भी है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकारी जो गाइडलाइंस है, उनमें कहा गया भाई आर्मेक्टिन लीजिए आप, टैबलेट विटामिन सी की लीजिए, जिंक की टैबलेट लीजिए, पैरास्टामोल लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन लीजिए, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। जो भी लोग हमको प्राइम न्यूज़ में देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद से डॉक्टर नहीं बन रहा है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, और आप उसके जीनोम को ना तो अभी वैज्ञानिक ठीक से डिकोड कर पाए हैं, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। हमारे साथ नाजिया खान भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। आपने आयुर्वेद में काफ़ी सालों तक काम किया है, आपको क्या लगता है कि एलोपैथी की, चलिए ठीक है, अपनी एक भूमिका है, क्योंकि जब कोई भी बीमारी असाध्य हो जाती है तो उसमें क्विक रिलीफ की ज़रूरत होती है, जिसमें एलोपैथी एक अच्छी भूमिका निभाती है। लेकिन आयुर्वेद की टेंडेंसी कुछ ऐसी होती है कि वो जड़ से बीमारी को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा 2500 साल पहले चरक संहिता जब लिखी गई तो सर्जरी की बात उसमें कही गई थी, तो मतलब ये तो नहीं माना जा सकता कि आयुर्वेद कहीं से भी कमजोर है। आयुर्वेद की क्या भूमिका रही कोरोना काल में, लोगों का कितना भरोसा इसमें बढ़ा है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समय याद है, एक समय ऐसा आ चुका था कि आयुर्वेद को लोग अब अवॉइड करने लगे थे, लेकिन कोरोना काल में हाँ, मैंने देखा चाहे गिलोय का इस्तेमाल हो, चाहे जो तमाम तरह की दवाएं हैं, उनका मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, नहीं वो प्रचार माना जाएगा, उनकी कितनी भूमिका रही, लोगों का भरोसा आयुर्वेद में कितना बढ़ा है? नमस्कार। आयुर्वेदिक ही एक ऐसा माध्यम है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हर बार कोरोना में कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं, आपकी खान पान को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, अगर आप अंदर से बहुत मजबूत हैं, तो आपको बाहरी इन्फेक्शन बहुत आसानी से नहीं लगेगा, और ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप अंदर से वीक हैं, तो अमूमन आपको वैसे भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो सीजनल होता है वो भी बहुत आसानी से लगता है। तो कोरोना भी एक इसी तरीके से एक डिजीज़ है जो कि बहुत वीक बॉडी पे बहुत जल्दी अटैक करता है। तो मैं अपनी तरफ से यही राय और मशवरा करना चाहूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पे, अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अच्छा खान पान करें, और आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन जो तरीके हैं उसको इस्तेमाल करें, और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, और थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। दिनचर्या मेंटेन रखनी चाहिए। हमारे साथ साहिल भी हैं, आप एक यूथ हैं, और आप जानते हैं कि यूथ की सबसे जो बड़ी इस समय समस्या है वो है नियमों को ना मानने की। भारत सरकार ने तमाम गाइडलाइंस दी, और सड़कों पर जहाँ पर भी आपने देखा होगा तमाम वीडियोज़, उनमें यूथ की ही संख्या सबसे ज़्यादा दिखती थी जिन्होंने नियमों को लगातार तोड़ा है। चाहे पुलिस के डंडे खाने हो, किसी से पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले घूमने जा रहे हैं, कोरोना चल रहा है, बोले हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की नीतियों के बाद भी यूथ को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण की नींव बन सकता है? बिल्कुल, आई थिंक यूथ दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन सारे नियमों का पालन करें, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो फॉलो करें, एक बैलेंस लाइफ को जिए, सुबह टाइम से उठें, अपना वर्कआउट करें, हेल्दी खाएं, अपना काम पे ध्यान दें, और इन सब चीज़ों की ये
दंगों में जाना या मोर्चा करना, ये दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर हेल्दी डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरह से भारत सरकार ने भी तमाम कोशिशें की हैं, उनको जागरूक भी किया, तमाम ऐसे नियम बनाए गए, जैसे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, पहले छात्रों ने जिद की तमाम विश्वविद्यालयों में कि हमको विश्वविद्यालय जाना है, हमको क्लासेस करनी है, लेकिन भारत सरकार के तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने मंच पर पहुंचकर उनको समझाया बुझाया। आपको क्या लगता है कि यूथ इस कोरोना महामारी में किस तरह की और बड़ी भूमिका निभा सकता है ताकि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जा सके? वैक्सीनेशन में किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं? तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, उनके अंदर अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि वैक्सीन लगवाएंगे और आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन यूथ उनको समझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज यूथ हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पूरे अगर सारे एज ग्रुप्स में देखा जाए तो एजुकेशन से उनके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ वैक्सीनेशन वर्क करती है, और वो उनको ये जगह जगह जाके प्रचार करना चाहिए अपनी फैमिलीज़ में, अपनी कॉलोनीज़ में, अपने नेटवर्किंग ग्रुप्स में कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक लास्ट राउंड की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से भारत सरकार की पॉलिसीज़ बनी, देखिए आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, आप सभी की राय समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार जो भी अब अपनी गाइडलाइंस बनाएगी, क्योंकि अब संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ तो अब देश को नहीं ले जाया जा सकता है। जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ी हैं, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि जो लॉकडाउन है वो सीमित रहे, कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहे, कहीं ऐसा ना किया जाए कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं डॉक्टर सीपी सिंह, कि अगर बीमारी बढ़ती है, केसेस बढ़ते हैं, तो भारत सरकार को किस तरह की नीति बनानी चाहिए ताकि एक डॉक्टर के नाते मरीज भी ये समझ पाए कि ये जरूरी है, और जो आम जनता है जो रोज ऑफिस जा रही है, चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाती हो, वो भी समझ जाए कि ये बहुत जरूरी है। तो किस तरह की नीति और किस तरह की गाइडलाइन अब आगे बनाई जानी चाहिए? गाइडलाइंस में इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सेपरेट तो करना ही है, साथ में जो उसके सटा हुआ एरिया है कंटेनमेंट जोन बना के उसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टेस्टिंग जितनी हम बढ़ाएंगे, बिल्कुल, और वैक्सीनेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस पे काबू पा सकते हैं और जीत सकते हैं इससे। तो दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन। टेस्टिंग से आप पेशेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, एरिया को कंटेन कर सकते हैं, फिर उनको सेपरेट कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो भी गाइडलाइंस अब बनाई जाए इनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा जाए। जी। तो डॉक्टर मंजेश, आपको क्या लगता है कि अब जो गाइडलाइंस बनी चाहिए? देखिए आपने जिस तरह से न्यूरो सर्जरी पे आपने काफ़ी साल काम किया, न्यूरोलॉजी पे आपने अच्छा रिसर्च किया है, इसकी जो जानकारी है लोगों के पास बहुत कम है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर बुखार आया तो ज़्यादा या तो मुझे मलेरिया है, और वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मुझे ठंड लग रही कि नहीं लग रही है, अपने हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या गाइडलाइंस में अब न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी कुछ शर्तों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोग समझ पाएं कि अगर ये समस्या है मेरे शरीर में तो ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना से बचने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो हम पहले हमने फॉलो किया था 5-6 महीने पहले, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। मतलब अगर 100 लोग कर रहे थे, 10% कर रहे हैं उसका। एक तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिस्टम हो, भले न्यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। और जो भीड़ वाली जगह हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गैदरिंग्स हैं वो 20 या 25 आदमी से कम, बहुत ज़रूरी वाली गैदरिंग होनी चाहिए। जो गैदरिंग नेसेसरी नहीं है, दे शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। मैरिज वगैरह हैं, उनमें गैदरिंग्स कम होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉन्टैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, तो जो गैदरिंग होती है उसमें कॉन्टैक्ट टाइम काफ़ी लंबा बढ़ जाता है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस काफ़ी हाई होते हैं। अभी भी देखिए जो डेटाज आ रहे हैं, उन शहरों में कोरोना ज़्यादा हो रहा है जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है। आप देखिए कुछ विलेजेस जाके देखिए, वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाहर ना ज़्यादा आना है, ना ज़्यादा जाना है, ना लोगों से कॉन्टैक्ट है। तो ये बीमारी क्या है, एक से दूसरे को फैलती है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मास्क बहुत जरूरी है। कई बार कई लोगों में कंफ्यूजन क्या है कि वैक्सीन लग गए साहब, मुझे 2 डोज लग गया, अब मास्क नहीं पहनूंगा। ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने से आपका प्रोटेक्शन 3-4 महीने बाद आएगा। इट्स नॉट इमीडिएट कि आपको वैक्सीन लग गया हो रहा है, और वो लगने के बाद भी आप 100% सेफ तो नहीं है। वैक्सीन एफिकेसी 70% ठीक हो सकती है, 80% ठीक हो सकती है, बट स्टिल यू हैव चांसेस यू मे गेट इन्फेक्शंस। और अगर आपको साइलेंट इन्फेक्शन भी है,
वैक्सीन लगने से क्या है कि आपका जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाती है, डिजीज ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। हो सकता है आपको साइलेंट इन्फेक्शन हो और आप दूसरों को फैला रहे हो। तो मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जो गैदरिंग्स हैं उन गैदरिंग को हमें कम करना है, 20 या 25 से कम रखें, ठीक है। टोटल लॉकडाउन तो पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया कि इकोनॉमिक इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी आई हैं। बट लेकिन पार्शियली अगर हम लोग समझ जाएं, अच्छा वही लोग मूवमेंट करें जिनका बहुत ज़रूरी है जाना। ऐसा ना हो कि सब लोग रोडों पे घूमते रहें, बट जिनको ज़रूरी है, जो एसेंशियल सर्विसेज में है या जो रोजी रोटी के लिए खाली जा रहे हैं, वही लोग ज़्यादा जाएं और साथ में ड्यू प्रिकॉशंस के साथ में जाएं। अपनी वर्किंग प्लेस पे भी प्रिकॉशन रखें। तीसरा, डरे नहीं। जो मन में डर आ गया है कोरोना के, सब कोरोना हो जाएगा, हमारे पूरी फैमिली का टेस्ट हो जाएगा, सबको जो है हॉस्पिटल भर्ती कर देंगे, वो जो डर हो गया है, समहाउ फोबिया हो गया, वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बचना है। और वार्निंग साइंस पेशेंट्स में होने हैं, भाई पेंडेमिक चल रही है, अगर इस पेंडेमिक में किसी को बुखार आ रहा है, किसी को खांसी है, किसी को अनयूजुअल डायरिया भी हो रहा है, किसी को लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, या किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो रही है, तो हमें इस पेंडेमिक कि डायग्नोसिस में भी ध्यान, इसको हमें ध्यान में रखते हुए उसको वो करना चाहिए। पेशेंट को डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को, सबको कोई प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, आजकल तो गवर्नमेंट ने टेस्ट हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं, टेस्ट जाके कराएं आप आराम से, खुद जाके भी करा सकते हैं हेल्थ सिस्टम में, ऐसा कुछ नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा पैसा भी नहीं लग रहा है अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही हैं। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, कोशिश करें कम से कम 70 to 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए। अगर इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होगी तो हमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी एक बार आ गई तो फिर ये इन्फेक्शन होगा तो, बट बहुत सीवियर नहीं होगा, माइल्ड टाइप का इन्फेक्शन होगा। वैक्सीन की जिस तरह से बात आपने की, तो एक मेरे जहन में सवाल आया कि लोगों को कहीं ना कहीं इसमें डाउट है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर। उनके अंदर ये है कि इसमें कोरोना के टी वायरस का इस्तेमाल किया गया है, किसी का कहना है कि उसमें उसके डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये इतना डेंजरस है कि अगर एक डेडली वायरस आपके अंदर जाता है, वो हालांकि डीएक्टिवेट है, और उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो? क्या आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं इस चीज़ पर कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड की हो चाहे कोवैक्सीन, वो पूरी तरह से सेफ है, उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो उसका दूसरा डोज है, जो कि बूस्टर डोज कहा जाता है, 28 दिनों बाद लगना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है? जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को इसके लिए जागरूक कीजिए। देखिए, अभी क्योंकि बीमारी भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, अभी हम में से कोई ज़्यादा जानता नहीं है कि इसकी एफिकेसी कितनी है। मतलब वी हैव स्टडीज, बट स्टडी साइज बहुत बड़े नहीं है, छोटे साइजेस हैं, एग्जैक्टली एफिकेसी कहना मुश्किल है। अच्छा, वैक्सीन क्या करती है, आपके बॉडी में एक अटेन्यूएटेड वीक वायरस को डाला जाता है, उसके कंपोनेंट्स को डाला जाता है, उससे आप में इम्यून रिएक्शन डेवलप होगा। बिल्कुल। तो कुछ लोगों में बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस हैं कि इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वो किसी भी वैक्सीन के साथ में हो सकते हैं, किसी भी ड्रग के साथ में हो सकते हैं। लेकिन जो वैक्सीन है ये सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और वैसे डिजीज वाई इफेक्टिव जो मेजर है। अल्टीमेटली हमने जितनी बीमारियों का हराया, जो लोग, हम बहुत पुराने लोग होंगे, स्मॉल पॉक्स एक जमाने में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बीमारी थी, जो दाग चेचक के बन जाते थे। आज स्मॉल पॉक्स नहीं है। पोलियो पहले एक बिल्कुल बहुत बड़ी डिजीज थी, वैक्सीन के माध्यम से हमने पोलियो खत्म किया है, वैक्सीन के माध्यम से ही हमने स्मॉल पॉक्स खत्म किया है, आई थिंक प्लेग भी हम लोगों ने सब। तो मतलब हमारे पास टाइम टेस्टेड चीजें हैं कि वैक्सीन एक सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर है, इससे मजबूत कोई तरीका नहीं है किसी बीमारी को हराने का लॉन्ग टर्म में। तो वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम लोग जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट सारे वैक्सीनेटेड हैं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, डॉक्टर साहब वैक्सीनेटेड है, ऑलरेडी 2 डोज ले चुके हैं, सर भी ले चुके होंगे। तो हमें इतना डरना नहीं चाहिए। जो भ्रांति फैली है कि साहब ये हो जाता है वो हो जाता है, वो ओवर हाइप ज़्यादा हो रहा है। उतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। मैं तो खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई कितने पेशेंट मिले होंगे ऐसे? मुझे तो बड़ा रेयर मिला। वो जो सोशल मीडिया पे कई बार मैसेज फ्लैश होता है कि साहब ये वैक्सीन के बाद ये प्रॉब्लम हो गया। देखिए, इन जनरल भी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन जनरल भी लोगों को बाकी इश्यूज आ रहे हैं। तो मे भी एक कोइंसिडेंट हो जाए कि साहब वैक्सीन लग गया, साथ में दे हैव कार्डियक इश्यूज, और कुछ लोगों का कार्डियक रिजर्व पहले से कम है तो दे मे हैव सम इश्यूज। बट मोटा मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और वैक्सीन्स को मैं तो एडवोकेट करता हूँ कि वैक्सीन शुड बी टेकन। और बल्कि मैं गाइडलाइंस पढ़ रहा था, यूएस गाइडलाइंस भी मैं पढ़ रहा था, इंडियन गाइडलाइंस भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने टारगेट किया है कि 70 to 80% अगर जनता को हमने वैक्सीनेशन दे दिया तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, काफ़ी हद तक हम सेफ हो जाएंगे। जितना जल्दी हम टारगेट को अचीव करें वैक्सीनेशन वाले को, उतना जल्दी हम थोड़ा सा अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, बीमारी की जो ड्रेडफुलनेस है, जो सीवियरिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये चैन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है, और ये कहा जाता है कि लगभग 80 to 90% पॉपुलेशन को जब तक हम वैक्सीन नहीं दे देंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। श्याम जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है। भाई, न तो मैं डॉक्टर हूँ, न तो साइंटिस्ट हूँ, न तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, न तो वायरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन
एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, एक राय आप पर थोपना चाहता हूँ। जो उसको अच्छी लगे वो ओढ़ लें और जिसको नहीं अच्छी लगे वो फेंक दें। अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए, अपने को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, रोगों को दूर भगाने के लिए जो एक एक्सरसाइज के अलावा, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं, जिम बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो एक योगा है, हमारे ही देश में एक जगह आप सभी लोग जानते हैं, तरह तरह के कपाल भारती, ये भारती, तरह तरह के योगा के मतलब वो सिखाए जाते हैं। सबसे जरूरी है फेफड़े की एक्सरसाइज। फेफड़े के, अगर आप दौड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं या उतना मौका नहीं मिलता है, दौड़ने को नहीं है, तो घर पे बैठ करके उस फेफड़े की एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। सारी दवाएं एक तरफ और फेफड़े की एक्सरसाइज एक तरफ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ जी। मैं ब्लड प्रेशर की भी थोड़ी गोली खाता था, मैं ब्लड शुगर के लिए भी गोली खाता था, लेकिन जब से मैंने ये योगा शुरू किया, कपाल भारती ये सब शुरू किया, सारी दवाएं सब मेरी छूट गई हैं और मैं आज बिना दवा के और पहले से बहुत फिट महसूस करता हूं अपने को। ठीक है। तो जो चाहें इसको अपना सकते हैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है जी। तो आप सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपनी अपनी राय दी है, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से प्राइम न्यूज़ के जरिए हमारे दर्शकों को समझाया है, पूरे देश ने आपको देखा, और सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर सामने आई वो ये आई कि आपकी दिनचर्या सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वैक्सीन पर आपका भरोसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोरोना चलिए ठीक है हमारे बीच में है, तमाम डॉक्टर्स से मेरी जब बात होती है तो उन्होंने तमाम इंटरव्यूज़ के बीच में मुझे बोला है कि कोरोना अब दूसरे रुख की तरफ है, कोरोना अब हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल होना चाहता है, अब वो जाना नहीं चाहता है। इसलिए अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको पहचानें, अगर हमारे बीच में है हम उसको किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण सेशन पैनल के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग एडिटर और मोहसिन सर को स्टेज पर कि वो आए, और साथ ही साथ हमारे बीच में संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। इस पैनल की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहसिन सर से कि संजय सिंह जी का शॉल और बुके देकर स्वागत सत्कार हो जाए। तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका प्राइम न्यूज़ पर। आज क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण कॉज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स ने तो अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, लेकिन डॉक्टर्स से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे नेता ऐसे हैं। मैं यहाँ पार्टीबाजी के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, पक्ष विपक्ष इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि आज हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, और कोरोना काल में जिन्होंने दिल खोल कर काम किया जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, ऐसे व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में सरकार की क्या पॉलिसीज़ होंगी उसके बारे में भी बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना की आ चुकी है। हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमने कोरोना काल के दौरान देखा, फर्स्ट वेव के दौरान देखा कि आपने अपने एमपी फंड का कंप्लीट इस्तेमाल जो है कोरोना में जो लोग पीड़ित थे उनके भले के लिए किया। आपने टिकट्स खरीदे, उन्हें घर पहुंचाने के लिए कोशिश करी, आपने भोजन का वितरण किया, लाखों लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, ये सब हमने देखा। कोरोना काल के दौरान की जब यादें आपके जहन में ताज़ा होती हैं आज, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आगे हम उससे बढ़ें, उससे पहले जब फर्स्ट वेव की याद आपके जहन में आती है तो आपके मन में क्या विचार आता है, पहले अगर छोटे में आप बता सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि मानव जाति के इतिहास में ये सबसे बड़ा संकट है जो अब तक हम लोगों की जानकारी में देखने को मिला। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से
कराह रही थी। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, पूरा विश्व, चाइना, और जब भारत में इसकी दस्तक हुई तो जाहिर सी बात है इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया नहीं तैयार थी, तो हम भी उतने तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ थोड़ा लेट आया। नवंबर में इसकी शुरुआत चाइना से हुई और भारत में आप कह सकते हैं कि मार्च के बाद धीरे धीरे करके ये बढ़ा। 22 मार्च से पहला लॉकडाउन लगा था हिंदुस्तान में, और उसके बाद जिस प्रकार की अफरा तफरी, एक साथ पूरा देश बंद, लोगों की जिंदगी बंद, उनके काम धंधे बंद, उनकी मजदूरी बंद, और उस बेचैनी में लोगों को अपने घर पहुंचना है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। 10 दिन 15 दिन आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। ऐसे समय में जो दृश्य देखने को मिले वो बहुत ही दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, और पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वास्तव में दुनिया उससे बहुत अलग है। एक ऐसी दुनिया है जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां बच्चे के दूध के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां पे अपने घर जाने की बेचैनी में लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़े हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पे एक बेटी अपने बाप को 1300 किलोमीटर साइकिल पे बिठा के ले जाती है। और ऐसी तकलीफें हम लोगों ने देखी उस दौरान, जो मुझे लगता है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी इस देश को, इस दुनिया को ना देखनी पड़े। इसमें बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं और अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं। बुरे अनुभव ये कि हमने देखा कि हमारे सिस्टम में कितना दोष, कितनी खामियां थीं जो उभर कर आईं, और अच्छाई ये कि इस कष्ट में, तकलीफ में लाखों की संख्या में लोग जोखिम लेके, अपनी जान पे जोखिम लेकर लोगों की सेवा के लिए निकले। वो चाहे कोई एनजीओ वाले थे, वो चाहे कोई सोसाइटी वाले थे, वो चाहे कोई मंदिर का ट्रस्ट चलाने वाले लोग थे, वो चाहे मस्जिद का से जुड़े हुए लोग थे, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संगठनों के लोग लोगों की सेवा में निकले। और ऐसा लगा कि नहीं, इंसानियत अभी भी जिंदा है। लोगों की भूख को देखकर लोग तकलीफ में थे, लोगों के आंसू को देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उनकी मदद के लिए लोग निकले, अपनी जान को जोखिम में डाल के निकले। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर थे जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेन की फ्लाइट्स आई, और दिल्ली उसमें सबसे नंबर 1 पर था। तो अगर आप कहें कि कोरोना सबसे ज्यादा कहीं पर आया, क्योंकि ये हिंदुस्तान की कोई बीमारी तो थी नहीं, अगर कोरोना हिंदुस्तान में आया तो हवाई जहाज से आया, विदेशों से आया, तो सबसे ज्यादा किसी को अगर सामना करना पड़ा तो दिल्ली वालों को सामना करना पड़ा। और इसलिए शुरुआत में ऐसी स्थिति आई, ऐसा लगा कि चारों तरफ अफरा तफरी, एक तरफ बीमारी फैलने का और रोज नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का खौफ, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में हो रही डेथ, और अचानक पता चलता था कि कोई आदमी 1 घंटे पहले बीमार हुआ और उसकी सांस कैसे रुक गई और कैसे वो खत्म हो गया। तो इन सब के बीच में जिस तरीके से अगर हम अपनी सरकार की बात करें, केजरीवाल सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की, तो उन्होंने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। 10 लाख लोगों को दोनों वक्त भोजन का इंतजाम, जब बाहर जाने के लिए ट्रेनें सरकार ने चलाई तो उनको भेजने का इंतजाम, जब दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे थे उस समय ऑक्सीजन बेड का इंतजाम, वेंटिलेटर का इंतजाम, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 10,000 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली में बना।
तो हर स्तर पे इस बीमारी से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार की तैयारियां की, मुझे लगता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब आपातकाल की स्थिति हो, तो ऐसे ही सरकारों को काम करना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को और हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। ये संजय जी आपने बताया कि आप लोगों ने क्या क्या किया, और ये हम लोगों ने देखा कि आपने किस तरीके से कार्य किया। आप खुद सड़क पर उतरे, लोगों के बीच में थे, ये आप सबने देखा। आपने बताया कि डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, एनजीओज़ ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और वही उन्हीं लोगों को सम्मानित करने का आज हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे रहकर समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाने का काम करते हैं, तो उन्हें सराहना मिलनी चाहिए। यही प्राइम न्यूज़ आज कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को सराहा जाए, सम्मान दिया जाए जिस सम्मान के वो हकदार हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या अब देश के सामने नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि आप एक उपयुक्त व्यक्ति हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि आपने पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च के बाद, यानी अगर मैं छोटे में कहूँ, कोरोना के फर्स्ट वेव के दौरान किस तरीके से कार्य किया, ये आपने बताया। लेकिन अब देश आगे देख रहा है, दिक्कत दूसरी नज़र आ रही है। ये दिख रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव देश के अंदर आ चुकी है। क्या भयावह नज़ारा पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? और अगर हो सकता है तो सरकार की क्या तैयारी है? और ख़ास तौर से जब हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार क्या करने जा रही है? क्योंकि एक समय, मैं फिर यहाँ पर दोबारा कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने अच्छा कार्य किया, और एक समय ऐसा लगा कि कोरोना जा चुका है, कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोबारा से एक वेव आई है, और कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग डर के माहौल में है। कहीं दोबारा से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? कहीं दोबारा से सरकार कोई पॉलिसीज तो नहीं बदल देगी? क्या लोगों के काम धंधे तो बंद नहीं हो जाएंगे? क्या इकोनॉमी दोबारा से चरमरा तो नहीं जाएगी? ऐसे गंभीर सवाल आज लोगों के जहन में है, दिमाग में है। कम से कम दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली की जनता भी इस वक्त आपको देख रही है। दिल्ली की जनता को आप क्या भरोसा दे सकते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव से डरने की जरूरत आपको नहीं है? सरकार की ये तैयारी है। देखिए, पहली बात तो ये हमें समझना होगा कि इस बीमारी को लेके कोई अंतिम कंक्लूजन अभी तक नहीं निकाला जा सका, पूरी दुनिया में नहीं निकाला जा सका। वैक्सीन आई, वैक्सीन भारत में भी लग रही है लोगों को, और देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लग रही है। वैक्सीनेशन का काम अमेरिका में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, ब्रिटेन में भी हो रहा है, हर देश अपने तरीके से कर रहा है। रसिया ने इसकी बहुत जोर शोर के साथ शुरुआत की। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम किसी अंतिम निष्कर्ष पे कोरोना को लेकर पहुंच पाए अब तक? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे या किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो शायद हम नहीं पहुंच पाए, किसी अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। पहले क्या डॉक्टरों की राय आई? पहले डॉक्टरों ने कहा या विशेषज्ञों ने कहा कि साहब हर्ड इम्यूनिटी का एक समय आएगा, और जब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा, उसके बाद अपने आप ये कोरोना खत्म हो जाएगा। अब वो बात भी अपने आप में गलत साबित हो गई, क्योंकि अगर आप दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली में तो बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई, टेस्टिंग के माध्यम से पता भी हुआ कि हाँ इतने लोगों को कोरोना हुआ। हमने होम आइसोलेशन का सिस्टम निकाला कि भाई आपको हॉस्पिटल, क्योंकि कई बार इस बीमारी की वजह, इस बीमारी में दहशत और खौफ की वजह से भी लोग मरे हैं। मतलब हॉस्पिटल की बिल्डिंग से लोग कूद कूद के अपनी जान दे रहे हैं अगर, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का खौफ और दहशत लोगों के मन में थी। 15 दिन अगर आपको किसी कमरे में अकेले रख दिया जाए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ, क्योंकि आइसोलेशन में बहुत पहले ही मुझे जाना पड़ा था, तो इसलिए कोई अंतिम निष्कर्ष पे अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। दूसरा सवाल कि हमारी तैयारी क्या है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो स्थिति हमारी मार्च में थी या फरवरी में थी या दिसंबर में थी, हम आज उससे बहुत बेहतर स्थिति पे खड़े हैं। आज हमको पता है कि इस कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आज हमें पता है कि इस कोरोना से हमारे कितने भारी पैमाने पे नुकसान हुए और कैसे हम उससे बच सकते थे। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो दिल्ली और मुंबई में अगर केसेस बढ़ रहे थे तो मणिपुर में लॉकडाउन का या अरुणाचल में लॉकडाउन का या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारा कोई अनुभव नहीं था और हमने भी उस खौफ और डर में
हमने कहा पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही है, चलो पूरा देश लॉकडाउन। तो क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसे ये कोरोना की बीमारी फैलती है और इसका क्या असर होता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप लॉकडाउन के बारे में मुझसे पूछेंगे, पिछले 9-10 महीनों का जो एक्सपीरियंस है और ख़ास तौर से लॉकडाउन का जो अनुभव है, कितनी इंडस्ट्री बर्बाद हुई लोगों की, लोगों के रोजगार सबसे ज़्यादा गए कोरोना के कारण। होटल बिजनेस बर्बाद हो गया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बर्बाद हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस बर्बाद हो गया, यानी छोटे से लेके बड़ा काम, बिल्डिंग से जुड़े हुए मजदूर। संजय जी, ये नुकसान हुआ है और ये जगजाहिर बड़े है पैमाने सबसे, लेकिन मेरा सवाल ये था, लॉकडाउन, मैं भैया अंतिम आ रहा हूं, लॉकडाउन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप लॉकडाउन को एक अंतहीन प्रक्रिया मान लेंगे तो लोगों के बिजनेस चौपट होंगे, रोजगार चौपट होंगे, और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग बेरोजगारी और भूखमरी से हिंदुस्तान में मर जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बड़ी एक तादाद है करोड़ों लोगों की, हमें नहीं भूलना चाहिए कि रेडी पटरी लगा के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, रिक्शा चला के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, ऑटो चला के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अगर एक दिन वो ऑटो नहीं चलाएंगे, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकते। तो इस तकलीफ को भी हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं। तो आपने सही कहा कि रोज कुआं खोदते हैं। संजय जी, मैं बीच में इंटरप्ट करते हुए आपसे सवाल दोबारा करना चाहूँगा। आपने मानसिक तनाव की बात करी, ये जगजाहिर है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जिस वक्त लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ा डर किसी भी व्यक्ति के जहन में ये होता था, इस मानसिक तनाव से उसे गुजरना पड़ता था कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर मैंने किसी को ये बता दिया कि मुझे फीवर है, डॉक्टर्स मुझे उठा के ले जाएंगे और दोबारा पता नहीं मैं अपने घर वालों को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। ये सबसे बड़ा डर होता था शुरुआत में, जिसका आपने एक हल निकाला, होम आइसोलेशन। हमारे साथ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, टेक्निकल जानकारी वो ज़्यादा दे सकते हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे दर्शकों को। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डर होता था कि मैं दोबारा अपने घर वालों को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। उसका आपने एक रास्ता निकाला, होम आइसोलेशन, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा और राज्यों ने आपको फॉलो किया। फिर मैं अपने दोबारा उसी सवाल पर आने चाहता हूं। आपने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया है, लेकिन साफ सवाल और छोटे में जैसे आप बेबाक बोलते हैं उसी तरीके का बेबाक जवाब। क्या दिल्ली सरकार इस सेकेंड वेव के दौरान दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाने का सोच रही है या नहीं? देखिए, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, इसलिए मैं कोई आधिकारिक सरकार के महत्वपूर्ण आप व्यक्ति हैं। मैं आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी पार्टी का जो मत है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो मत है, वो मैं आप लोगों से बहुत साफ तौर पे कह सकता हूं कि लॉकडाउन अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, ये हम लोगों का मानना है। और इसलिए दिल्ली में कोई लॉकडाउन करके हम फिर से कोई पैनिक क्रिएट करें, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा मैंने कहा कि पहले से अब बहुत कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना और बचना है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। कनिका कपूर का मामला हुआ, उनके संपर्क में उस समय दुष्यंत सिंह जी, एक सांसद जो राजस्थान से हैं, वसुंधरा राजे जी के लड़के, वो आए, और उसके कारण से जब वो पार्लियामेंट में आए तो राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन जी उनके संपर्क में आए। डेरेक ओब्रायन जी राज्यसभा के एमपी हैं, उनके संपर्क में हम आए। तो इतना पैनिक था उस समय कि जैसे ही मुझे पता चला कि दुष्यंत सिंह के संपर्क में डेरेक ओब्रायन आया और डेरेक ओब्रायन से मैं मिला था, तो मैंने आइसोलेशन में अपने आप को 14 दिन रखा और मैंने कहा कि भाई अब मैं 14 दिन तक किसी से नहीं मिलूंगा। उसके बाद जांच हुई और फिर 14 दिन के बाद मैं बाहर निकला। लेकिन उन 14 दिन में अकेले मुझ जैसे व्यक्ति को, जो दिन भर में 500 लोगों से मिलता है, मीटिंगें करता है, तमाम सुबह से लेकर रात तक यही काम है कि भाई लोगों के बीच में रहना, अब अकेले सोचिए कितना मतलब कैसे वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता होगा। और उसमें कहीं ना कहीं एक डर भी कि पता नहीं कोरोना वायरस मुझ में आ गया कि नहीं आ गया है, कोई घर वाला मेरे पास ना आने पाए, और पानी दे तो दूर से दे और खाना दे तो दूर से दे। मतलब एक जैसे होता नहीं कि पता नहीं, मैं इस बात को भी कहता हूं कि शायद ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, एक जो कोई शक्ति जो ऊपर बैठी हुई है,
वो कहती है कि साहब तुम बहुत छुआछूत करते हो, तुम्हें इस हालत में पहुंचा देंगे, तुम्हारा घर वाला तुम्हें छूने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारा पति नहीं छुएगा तुम्हें, तुम्हारा बेटा नहीं छुएगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छूने के लिए, पानी देने के लिए तैयार नहीं होगी, दूर से तुम्हें। तो ये हो सकता है प्रकृति ने आपको एक सीखने का मौका भी दिया हो कि जिंदगी में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आपका बेटा आपके करीब नहीं आ सकता, आपकी पत्नी आपके बच्चे आपके करीब नहीं, आपके माँ बाप आपके करीब नहीं आ सकते, और आप भी नहीं चाहते कि ये आपको हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है, 14 दिन आपको कोई देखने नहीं आता, दूर से लोग बात करते हैं, देखते हैं, उस तकलीफ को समझिए। तो मुझे लगता है कि अब उन स्थितियों से काफ़ी हद तक लोग निकल चुके हैं। उसके बाद मैंने तो लगातार लोगों के बीच में रह के काम किया और धीरे धीरे डर अपने आप खत्म हो गया। नहीं, ये बात तो है कि मेरी पत्नी, जब मैं 14 दिन रहा अंदर, तो मैंने उनको मतलब क्योंकि हम लोग फिर एकदम आइसोलेट था मैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया 2-3 दिन के बाद कि जो टीवी में मैं खबरें देख रहा हूँ उससे मैं बहुत बेचैन हूँ, तो कम से कम तुम अपने घर में रसोई चलाना शुरू करो। तो मैंने पहली अपनी तनख्वाह उस रसोई में लगाई, और आपको मैं बताऊं, मैं हैरान होता हूं सोच के भी कि उसके बाद जो मैंने पहले दिन रसोई शुरू कराई, तो अंतिम दिन तक, जब तक ये कोरोना की महामारी चलती रही, वो रसोई चलाने के लिए लोगों ने चंदे भी दिए, सहयोग भी दिया। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा कि इस काम में मुझे कोई पैसे की दिक्कत आ रही हो। लोगों ने राशन दिया, कपड़े दिए, हर तरीके का सहयोग दिया। तो ऐसा नहीं है, ये दुनिया बहुत सारे अच्छे लोगों से बनी है, और शायद प्रभु की कृपा है, ईश्वर की, ऊपर वाले की कृपा है कि इतनी बड़ी महामारी से वो हमको धीरे धीरे करके निकाल के लेके आए हैं। ये सेकंड वेव और थर्ड वेव हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई अंतिम निष्कर्ष अब तक नहीं निकाला जा सका है, तो कहाँ तक ये जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम पिछले 1 साल में जो कुछ सीखने को मिला कि बहुत पैनिक करके सब कुछ ठप करने से और ज़्यादा नुकसान होगा लोगों का, और ज़्यादा तकलीफ़ें और दुश्वारियाँ लोगों की ज़िंदगी में आएंगी। एक बात तो है कि कोरोना काल के दौरान और ख़ास तौर से लॉकडाउन के दौरान बिना लग्जरी के ज़िंदगी कैसे बिताई जाती है, ये लोगों ने सीखा, और ये बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी भी मैं कहूँगा। एक बात आपने दबे शब्दों में ये कह दी, और दिल्ली वासी बड़ा राहत की सांस ले रहे होंगे उसे सुनकर के। दिल्ली में कम से कम जल्दी से लॉकडाउन नहीं होने वाला है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में संजय जी, क्योंकि समय का अभाव है, सेशन को आगे भी बढ़ाना है, जो तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी जुड़ेंगे और यहाँ पर मौजूद हैं, जो कोरोना काल के दौरान जिन्होंने ज़बरदस्त कार्य किया और उन्हें सम्मानित करने का काम प्राइम न्यूज़ कर रहा है, उनसे आप कुछ कहना चाहें, और आखिर में प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही इस कोरोना के दौरान, और मुझे लगता है कि अगर कोरोना योद्धाओं में कोई श्रेणी देखी जाए जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गंवाई हैं, तो वो डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने, पुलिस वालों ने, और जो भी कोरोना के काल में जो लोग काम करने वाले थे। ऐसी ऐसी घटनाएं याद आती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंदौर का वो दृश्य अभी मैं नहीं भूल पाता कि जिसमें एक सारे लोगों ने मिलके एक दोस्त को उतार दिया, और उसके साथ उसका एक मुस्लिम दोस्त था, वो भी उतर गया और इलाज के लिए लेके जाता है, रोता है, चीखता है, और फिर वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। ऐसी तमाम वो दृश्य जिसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे अपनी माँ की बेजान ज़िंदगी के ऊपर से आंचल हटा रहा होता है, और वो बार बार हिलाता है अपनी माँ को, लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा सकती क्योंकि वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। ऐसी तकलीफ़ें जिसमें 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाएं और 80 लोगों की जान ट्रेन की अव्यवस्था के कारण चली जाए। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारे कोरोना योद्धा इस पूरे महामारी के दौरान रहे, वो इसी तरीके से अपना जज्बा बनाए रखें, और इस देश के लोग जिन्होंने इस महामारी के दौरान हिम्मत करके, साहस करके, जोखिम लेके लोगों की सेवा की, अपने घर में जो कुछ भी था, उनसे जो कुछ भी बन सकता था, उन्होंने इसमें सहयोग किया, और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों की मदद की, किसी को कहीं पहुंचाने में, किसी को रास्ता दिखाने में। तो कई बार सुन के, सोच के बहुत अंदर से तकलीफ़ होती है। एक क्रशर के अंदर बैठ के लोग
चले आते हैं, मुंबई से लखनऊ जा रहे होते हैं, ऐसी तमाम परिस्थितियां आई। लेकिन मुझे लगता है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक ही मैसेज है कि हम लोग मिलकर ही ऐसी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, ऐसी महामारी का सामना कर सकते हैं, ऐसी आपदा का सामना कर सकते हैं। और उस आपदा के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे भी निकलने के लिए हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने जैसा आपको बताया करोड़ों बेरोजगारों की टीम हिंदुस्तान में खड़ी हो गई है। लोगों की नौकरियां, व्यापार सब तबाह हुए हैं। तो उनको फिर से खड़ा करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं तो अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा। संजय जी, प्राइम वॉरियर्स अगेंस्ट कोरोना कॉन्क्लेव के लिए आपने समय निकाला, अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर करी और जनता से बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना से जंग बाकी है।